नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक मोटिवेशनल कहानी है। एक तलाकशुदा पत्नी 2 साल पहले जिसका तलाक हो चुका था वह जिलाधिकारी बन जाती है। और जिलाधिकारी बनने के बाद उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे ज़िले में होता है जहां उसका पूर्व पति, जिसने अनुराधा को अपने घर से निकाल दिया था, वह उसी ऑफिस में क्लर्क था जिसका नाम था प्रेम सिंह सैनी। प्रेम सिंह सैनी उसी ऑफिस में क्लर्क था जिस ज़िले में उनकी तैनाती हुई थी, अनुराधा की तैनाती हुई थी। उस ज़िले में सभी कर्मचारी अनुराधा के पहुंचने तक का इंतज़ार कर रहे थे कि जिलाधिकारी महोदया जल्दी ही पहुंचने वाली हैं और उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। लोग गुलदस्ता लेकर के इंतज़ार कर रहे थे। जो ऑफिस के कर्मचारी थे उनके 9:30 बजे थे और 10 बजे के आसपास अनुराधा अपने गाड़ी के साथ और सुरक्षा के साथ ज़िले में पहुंचती हैं। और अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही सारे कर्मचारी एक लाइन से खड़े थे और सभी लोगों ने मैडम का स्वागत करना शुरू कर दिया, तो प्रेम सिंह सैनी जो है एकदम अंतिम में थे। जो कर्मचारियों की लिस्ट थी उसमें सबसे अंतिम में वो दे रहे थे और वो अपना सिर झुकाए हुए थे और सभी ने स्वागत किया। सबने अपना परिचय दिया और प्रेम सिंह सैनी का जब नंबर आया तो लोगों ने कहा कि आप भी अपना परिचय दे दीजिए, या बड़े बाबू ने उनका भी परिचय देना चाहा। बड़े बाबू ने प्रेम सिंह सैनी का भी परिचय देना चाहा कि इसी बीच जिलाधिकारी महोदया बोलती हैं कि रहने दीजिए, आप क्यों इनका परिचय दे रहे हैं, ये खुद अपना परिचय दे लेंगे। तो वो 2 शब्दों में अपना परिचय दे लेते हैं और कहते हैं मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इसी ऑफिस में क्लर्क हूँ। यह सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डीएम साहिबा अपने कार्यालय में चली जाती हैं और अपना कार्यभार ग्रहण कर लेती हैं। और उसी कार्यभार ग्रहण करने के बाद वहाँ स्टाफ के जितने कर्मचारी थे वह किसी न किसी बहाने अपने काम को लेकर मैडम के पास जा चुके थे। और जो नहीं गया था उसको मैडम ने किसी न किसी काम के उद्देश्य से अपने पास बुला चुकी थी। यानी मैडम सबका चेहरा एक बार देख चुकी थी। सिर्फ प्रेम सिंह ही ऐसा था और जिसका चेहरा वो उनके सामने दोबारा नहीं गया था। महीने भर में ना तो मैडम ने उसे किसी काम से बुलाया और ना ही प्रेम सिंह को
कभी ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत भी पड़ी तो प्रेम सिंह अपना फाइल किसी और व्यक्ति को दे करके भेज देते थे कि जाइए और मैडम से ये काम करवा कर ले आइए। प्रेम सिंह स्वयं सामने जाने में हिचकिचाते थे। इस तरह से कलेक्टर मैडम को रोज़ जब ड्यूटी पर आती हैं तब वह एक बार हॉल में खड़े होकर सभी स्टाफ कर्मचारियों से गुड मॉर्निंग बोलते हुए चली जाती हैं। मैडम से के इस व्यवहार से सभी कर्मचारी बहुत खुश होते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो इसी बीच मैडम एक दिन ऑफिस में बैठी हुई थी और मैडम बड़े बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये प्रेम सिंह की टेबल खाली थी, एक टेबल खाली थी, प्रेम सिंह नहीं आ रहे हैं क्या? तो बड़े बाबू कहते हैं नहीं, उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी है और वो आ भी नहीं रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, आप तुरंत उनकी खबर लीजिए कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू ने फ़ोन किया प्रेम सिंह को, प्रेम सिंह सैनी को बड़े बाबू ने फ़ोन किया। तो बड़े बाबू प्रेम सिंह सैनी ने कहा कि ठीक है, मैं कल आऊँगा। तो अगले दिन वो ड्यूटी पर आ भी जाते हैं और आने के बाद बड़े बाबू कहते हैं कि जाइए, आपको मैडम जी बुला रही हैं। तो जैसे ही वो मैडम के पास पहुंचते हैं तो मैडम जी कहती हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे थे? तो वो कुछ नहीं बोले। तो मैडम जी ने कहा कि यह आपका घर नहीं है, यह ऑफिस है। सरकारी ऑफिस में कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप इस तरह से बिना बताए और बिना छुट्टी लिए घर रह जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो कह रहे, तो थोड़ा गुस्से में थे। प्रेम सिंह ने कहा कि मेरी छुट्टी बाकी थी, मैंने छुट्टी ले ली है और मैं किसी अधिकारी का गुलाम नहीं हूँ, मैं सरकार का गुलाम हूँ और मैं सरकार के हिसाब से काम करूँगा। और यह कह करके प्रेम सिंह सैनी अपने ऑफिस में चले जाते हैं, मैडम के कमरे से निकल जाते हैं। यह सुन करके मैडम को थोड़ा दुख होता है, लेकिन तो मैडम को यह बात अच्छी नहीं लगती है। तो मैडम बड़े बाबू को बुलाती हैं और पूछती हैं कि ये कितने दिनों से ऑफिस में हैं और इनकी क्या स्थिति है। तो बड़े बाबू कहते हैं कि ये 2 साल पहले इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। जब से आए हैं मैं देख रहा हूँ कि हमेशा खामोश ही रहते हैं, ना तो उनके यहाँ पर किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से दोस्ती है। वह हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। अब मैडम को आए हुए यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैडम की ख्याति पूरे ज़िले में हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनता जनार्दन तक के बीच में मैडम काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और कलेक्टर ऑफिस के ही दूसरे सीनियर अफसर होते हैं वर्मा जी। वर्मा जी विकास कार्य का काम देखते हैं, से होकर गुजरता है और टेंडर में वर्मा जी का कमीशन फिक्स होता था और ऊपर की जो कमाई होती थी उसमें ऊपर के अधिकारियों तक का शेयर होता था। चर्चा तो यह भी है कि इसके पहले जो कलेक्टर थे उनका शेयर भी फिक्स रहता था। अब मैडम को यह सब जानकारी धीरे धीरे ऑफिस में मिल रही थी, तब मैडम ने वर्मा जी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया और बाद में वर्मा जी को जानकारी होती है कि मैडम मुझ में
मुझ पर नकेल कस रही हैं। तब वह मैडम के खिलाफ ऑफिस में बोलने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। एक दिन किसी टेंडर को मैडम ने पास नहीं किया तो वर्मा जी बहुत नाराज़ हो गए। वो ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगा और प्रेम सिंह यह सारी बात उसकी सुन रहा था, लेकिन वर्मा बेलगाम होकर लगातार बोले ही जा रहा था। तब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तब वह वर्मा जी से उलझ गया और हाथापाई तक बात आ गई। ऑफिस में बड़ा हंगामा हो गया और स्टाफ सब एक दूसरे को छुड़ाने लगे और हंगामा शोर को सुनकर मैडम भी अपने केबिन से बाहर आ गईं। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ और मैडम केबिन में अपने चली गईं और बड़े बाबू को बुलाकर पूछा कि आखिर बात क्या है, हंगामा क्यों खड़ा हुआ। तो वहाँ पर वर्मा और प्रेम सिंह के लड़ने झगड़ने को लेकर जो कर्मचारी थे उनसे चर्चा भी होने लगी। आखिर वर्मा के द्वारा मैडम की बुराई किए जाने पर प्रेम सिंह क्यों उलझ गया, आखिर क्या बात है। बड़े बाबू को बुलाकर मैडम ने जब पूछा तो उसने बताया कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, इसलिए प्रेम सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उलझ गया। फिर मैडम बड़े बाबू के माध्यम से ही प्रेम सिंह को अपने केबिन में बुलाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर यह सब आप क्या कर रहे थे। यह सरकारी कार्यालय है, कोई आपका घर और सड़क नहीं है कि आप जो जी चाहे वह कर लो। इस तरह से लड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। प्रेम सिंह सर झुकाए हुए ही कहता है कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वह लगातार आपकी बुराई किए जा रहा था। तब मैडम कहती हैं कि वह मेरी बुराई कर रहा था, ना कि आपकी तो कर नहीं रहा था। मैं कानूनी कार्यवाही उसके ऊपर करती, आप क्यों लड़ने लगे, आपको लड़ने की क्या ज़रूरत थी, आपको मेरे लिए लड़ने का अधिकार किसने दिया। फिर प्रेम सिंह अपने ऑफिस में चले गए और अगले ही दिन प्रेम सिंह का एक्सीडेंट हो गया। प्रेम सिंह का जब एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो जिस दिन वो हॉस्पिटल में उधर भर्ती हुए उसी दिन मंत्री जी का कार्यक्रम था और मंत्री जी के कार्यक्रम में कुछ ही घंटे बाकी थे कि तभी मैडम जी कहती हैं कि मुझे प्रेम सिंह को देखने जाना होगा हॉस्पिटल। तो कर्मचारी कहते हैं कि मैं दूसरे किसी को भेज देता हूँ। बड़े बाबू कहते हैं कि किसी दूसरे को भेज देता हूँ, आप मत जाइए, नहीं तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि मंत्री जी नाराज़ हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यह काम ज़्यादा ज़रूरी है, पहले प्रेम सिंह के हॉस्पिटल में पहुंचना मुझे ज़रूरी है, वहां जा कर के आवश्यक निर्देश देने के बाद फिर मैं आती हूं। मैडम जल्दी जल्दी बैग लेकर के अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी के आगमन से भी ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल जाना, और वह झट से गाड़ी पर बैठकर चली जाती है। और मैडम का इस तरह से जाना बड़े बाबू और स्टाफ के दूसरे कर्मचारियों को बहुत आश्चर्य लग रहा था। कलेक्टर मैडम के अचानक अस्पताल में पहुंचने से अस्पताल परिसर में खलबली मच गई। मैडम लिफ्ट से जाना चाहती थी लेकिन लिफ्ट अभी ऊपर थी तो उसमें समय लगता है, इसलिए मैडम झटपट सीढ़ियों से चलने लगी और जाकर आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। और मैडम को इस तरह भागते हुए जाते देखकर अस्पताल के डॉक्टर भी सकते में आ गए और वो मैडम के पीछे पीछे आ गए। मैडम ने आईसीयू वार्ड में देखा तो वहाँ पर प्रेम सिंह अब भी बेहोशी की हालत में पड़े थे। उसे इस तरह देखकर मैडम के आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मैडम अपने आंसुओं को किसी तरह से छुपा लेती हैं
कि किसी को पता नहीं चलता। फिर वहाँ के उपस्थित डॉक्टर से प्रेम के बारे में पूछती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि अब उनकी हालत स्थिर है, अब वो खतरे से बाहर हैं। तब मैडम डॉक्टर साहब को सख्त हिदायत देती हैं कि कोई लापरवाही इलाज में मत बरतना। और मैडम जब वहाँ पर रहीं तब तक उनका फ़ोन लगातार बजता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जैसे ही वह प्रेम बाबू को देखकर आईसीयू वार्ड से बाहर निकले, तब उन्होंने फ़ोन उठाया तो बड़े बाबू ने बताया कि मंत्री जी अब यहाँ से नाराज़ होकर जा चुके हैं। मैडम वापस अपने कार्यालय में आती हैं। वहाँ बड़े बाबू भी मैडम से पूछते हैं कि आप इस तरह से क्यों चली गईं, लेकिन मैडम इसका कुछ जवाब नहीं देती। एक हफ्ते बाद प्रेम बाबू की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। वह घर पर जाकर आराम करने लगते हैं और उसी दिन के बाद मैडम दोबारा अस्पताल में तो नहीं गईं, लेकिन बड़े बाबू के माध्यम से उनके बराबर हाल चाल और खबर वगैरह लेती रहती थी। हफ्ते भर बीत गए। एक दिन छुट्टी का दिन है तो मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी उठाओ और प्रेम को मुझे देखने चलना है। साथ में सुरक्षा गार्ड भी होते हैं और गाड़ियां भी होती हैं। सब लोग जाकर प्रेम बाबू के घर पहुंचते हैं। तब मैडम उसे देखने के लिए पहुंच जाती हैं तो सुरक्षा कर्मचारियों और सबको बाहर ही रुकने को बोलती हैं और वो घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो देखती हैं कि प्रेम सिंह अपनी दवाइयाँ भी अपने से ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। अभी उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं है, शरीर में कई जगह उनके पट्टी बंधी हुई है। तो अनुराधा पूछती हैं कि डीएम साहिबा पूछती हैं कि आप अपने परिवार को भी साथ क्यों नहीं रखते? यहाँ कोई आपके पास साथ है नहीं, बताइए कैसे चलेगा, आप कैसे देख पाएंगे? तो प्रेम सिंह कहते हैं कि जैसे तैसे कट जाएगा। तो किसी आदमी को हायर करती हैं और कहती हैं कि आप किसी आदमी को रख लीजिए, और कुछ रुपए देती हैं। और प्रेम सिंह एक आदमी को हायर कर लेता है जो उनकी मदद करता है। और धीरे धीरे 15 दिन लगभग गुजर गए थे। 15 दिन में प्रेम सिंह ठीक हो जाते हैं और ऑफिस आना जाना शुरू कर देते हैं। ऑफिस जाने के बाद एक दिन जब मैडम अपने आवास पर जाने लगी तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि प्रेम सिंह को बुलाओ, और प्रेम सिंह को बुला करके उसको भी गाड़ी में बैठा लेती हैं और चली जाती हैं। अपने रूम पर जाने के बाद, अपने कमरे आवास पर जाने के बाद वह सुरक्षा गार्डों से कहती हैं कि आप लोग बाहर अपना ड्यूटी कीजिए, और फिर प्रेम सिंह को लेकर वो अपने आवास के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अंदर अपने कमरे में ले जा कर के प्रेम सिंह को बैठाती हैं और पूछती हैं कि ऐसा आप क्यों करते हैं, मेरे लिए आप लड़ाई क्यों करते हैं, और आपने शादी नहीं किया क्या? अपने एक दूसरे के दोनों हालचाल जानना चाहते हैं। और इसी बीच प्रेम सिंह कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की, मुझे आपके सिवा कोई पसंद नहीं आया, और आप ही मेरे दिल में तब भी थी और आज भी हैं। तो अनुराधा कहती हैं कि आपका तलाकनामा का पेपर हमारे घर आया था डाक द्वारा, जिसे मैंने साइन नहीं किया, मैं उसी तरह से उसको रखी हूँ, क्योंकि मुझे तलाक नहीं लेना था। मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आपके घर में थी तो आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, और आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो प्रेम सिंह ने कहा, मैं आपके पढ़ाई के खिलाफ़ नहीं था, लेकिन माता पिता की आज्ञा के आगे मैं मजबूर था। तो इसी बीच
प्रेम सिंह कहता है कि मेरे माता पिता भी गुजर गए हैं, अब कोई नहीं है और मैं अकेला रहता हूँ और किसी तरह से दिन काट रहा। तो अनुराधा कहती हैं कि अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपसे तलाक नहीं लिया है, मेरा और आपका तलाक नहीं हुआ है, आज भी हम लोग पति पत्नी हैं और आज के बाद से हम लोग एक साथ ही रहेंगे और इसी आवास में रहेंगे। आपकी इच्छा होगा नौकरी कीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा, लेकिन अब हम लोग एक ही साथ इसी आवास में रहेंगे। और उसी दिन से प्रेम सिंह उसी आवास में रहना शुरू कर देता है और मैडम जी के साथ उसके दिन गुजरने लगते हैं। ये रही आज की कहानी मित्रों। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में आप लोग यह भी लिखिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए ढेर सारा धन्यवाद और मंगल कामनाएं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कृपा होगी आप लोगों का। मैं बराबर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमको बहुत संबल मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। अगले दिन रात 8 बजे कल रात 8 बजे मैं आपके साथ फिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।